के साथ रिएक्ट कर सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिविंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एटम। एक एटम है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वो कितनी जल्दी से, कितनी आसानी से वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, वही बात होती है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने की। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का केस अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना है, दो रिएक्शंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा SN2 एंड SN1 पॉइंट ऑफ व्यू को आपको सामने रखते हुए। अब यहाँ पे देखो SN1 जो है उसका तो यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन वाइप आउट हो जाता है, बिकॉज SN1 रिएक्शन जो भी होती है, SN1 रिएक्शन में आप देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, उसमें कहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आप पावरफुल लो या आप वहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो, SN1 रिएक्शन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। बिकॉज हमने ये सेंटेंस काफ़ी बार, मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे रिपीट किया है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ SN1। SN1 मैकेनिज्म पे न्यूक्लियोफाइल का कोई भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि SN1 reaction is totally depend upon only one species, concentration of only one species, and that is our substrate। substrate के ऊपर वो based है। so SN1 reaction में वैसे भी न्यूक्लियोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के वहाँ पे आंसर देना बहुत ही आसान होगा, बिकॉज इन SN1 reaction the rate of the reaction or you can say ease of the reaction is totally depend on concentration of substrate only and does not on nucleophile। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल do not influence a kind of rate of reaction in case of SN1 mechanism। SN1 में आप कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको। SN1 मैकेनिज्म में आप अपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे बेसिकली ये रिएक्शन की मैकेनिज्म डिपेंड है ही नहीं। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल आप कोई भी लो, वहाँ पे फ़र्क नहीं होता, बिकॉज उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और देन न्यूक्लियोफाइल वहाँ तक वेट करता है, कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन तक वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वेट करता है, और फिर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद न्यूक्लियोफाइल आके वहाँ पे अटैक होता है। वैसे भी वो स्टेप फास्ट होने वाली है, बिकॉज कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल आपका निगेटिव चार्ज वहाँ पे कैरी करता है, तो दोनों के बीच में वैसे भी अट्रैक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल आप कोई भी लो, चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, कोई भी फ़र्क वहाँ पे नहीं होगा। बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है SN1 मैकेनिज्म में। इसलिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि SN1 मैकेनिज्म जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल आप कैसे भी लो, वीक स्ट्रॉन्ग, कुछ भी फ़र्क वहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जो है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। न्यूक्लियोफाइल आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से ही काम बन सकता है। बिकॉज देखो, अगर आपने मिथाइल ब्रोमाइड जो है उसकी रिएक्शन हमने देखी है, यहाँ पे आ रहा है आपका OH-। ठीक है, तो ये जो OH- है ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है और थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ओवरकम करके बैक साइड से कार्बन पे अटैक करना है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल होगा, नहीं होता ऐसे। SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक वहाँ पे हो रहा है। तो बैक साइड से अटैक करने के लिए सबसे पहले तो ये जो वाला यहाँ पे हैलोजन अटैच होगा, कोई भी हैलोजन आप पकड़ लो, हैलोजन अगर अटैच होगा तो वो हैलोजन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के बीच में जो स्टेरिक वहाँ पे हिंड्रेंस होता है, मतलब जगह की वजह से, साइज़ की वजह से, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इनको ओवरकम करके न्यूक्लियोफाइल को पीछे से
कार्बन पे अटैक करना होता है। तो ये सब करने के लिए SN2 मैकेनिज़्म में न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तब जाके वो सबस्ट्रेट पे फास्ट अटैक कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। अब और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं टेक्स्ट बुक में, कि ग्रीन कलर के बॉक्स में दिए हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है इट इज़ मोर पावरफुल देन कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या है क्या नहीं वो इतना तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जस्ट एग्जाम्पल उन्होंने जो दिया है वो देखो, ROH है उससे RO माइनस मतलब अल्कोहल है, उससे अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अल्कोक्साइड आयन जो है ये काफ़ी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा इससे, मतलब ROH जो है इससे काफ़ी अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, RO माइनस होगा। अब ये आप कहाँ पढ़ोगे, मैं बता रही हूँ आपको, ये आप पढ़ोगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के चैप्टर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अल्कोक्साइड आयन जो है वो अल्कोक्साइड आयन काफ़ी अच्छी तरीके से न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करता है। जो अल्कोक्साइड आयन आपको कहाँ से मिलता है, अल्कोहल से H+ निकल जाने के बाद आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है कि व्हेन डोनर एटम्स आर फ्रॉम सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल देन न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बहुत ईजी है ये, तो यहाँ पे दिया है उन्होंने H2O का एग्जाम्पल एंड NH3 का एग्जाम्पल। यहाँ पे H2O जो है, H2O जो है वो इट इज़ लेस पावरफुल एंड ये जो NH3 है इट इज़ मोर पावरफुल। अब ये क्यों है, कैसे है, इसमें बहुत से कंसेप्ट इन्वॉल्व है। यहाँ पे ऑक्सीजन है बीच में, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर है। पहले तो लोन पेयर जो रिपल्शन है वो होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है। सो H2O इज़ लेस पावरफुल न्यूक्लियोफाइल दैन NH3। ठीक है, अब उन्होंने आगे दिया है कि डोनर एटम जो भी होगा वो बिलोंग कर रहा होगा पीरियोडिक टेबल में अगर सेम ग्रुप के साथ, मतलब जैसे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे F-, Cl-, यहाँ पे Br-, यहाँ पे I-। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, बहुत सिंपल है। आयोडीन जो है, आयोडीन की साइज़ देखो और फ्लोरीन की साइज़ देखो, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस तरीके से है कि आयोडीन काफ़ी अच्छे से उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है। आयोडीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। और आयोडीन की साइज़ और फ्लोरीन I- और F-, साइज़ भी छोड़ो, I- और F- को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे I- जो होगा इट इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन Cl- और F-। बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा Cl- या F- से। मतलब वो ट्रेंड है एक्चुअल में, वो कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल का स्टडी आपने किया है तो पीरियोडिक टेबल के स्टडी में सबसे पहले आपका जो 17 ग्रुप है उसका स्टडी करो, उसके जो ट्रेंड्स है उसका स्टडी करो। ट्रेंड्स में साइज़ का पार्ट फैक्टर वहाँ पे आता है। साइज़ के बाद वो हम ये बोलते हैं कि अनायन का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एक प्रोसीजर होती है। सो अनायन के फॉर्मेशन के बाद हम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो कि अगर पर्टिकुलर आपका डोनर एटम इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, डोनर एटम सेम ग्रुप से अगर बिलोंग कर रहा हो तो वहाँ पे ग्रुप वाइज अगर देखो तो डाउन द ग्रुप आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो यही पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट में। न्यूक्लियोफिलिसिटी is also an important factor you can say which influences SN2 mechanism। एक्चुअल में SN1 में तो कोई लेना देना ही नहीं है। SN1 में आप वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ करो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करो, डजेंट मैटर। ठीक है, सो SN1 मैकेनिज़्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियोफाइल के बारे में, बट SN2 मैकेनिज़्म में nucleophile should be strong enough to avoid the electrostatic repulsion and steric hindrance, ठीक है, so that it can easily attack on electrophilic carbon from the backside. So this is all about the first and second factor which influences the reaction mechanism of SN1 and SN2.
थर्ड फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्वेंट पोलैरिटी के बारे में, बहुत सिंपल पॉइंट है। सॉल्वेंट पोलैरिटी का पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सॉल्वेंट पोलैरिटी क्या है, उसके लिए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेशन की प्रोसेस क्या है, पता होना चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज अगर होगा तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बट वी विल बी स्टार्टिंग इट इन अ नेक्स्ट लेक्चर।